सभी को नमस्कार। तो आपका 40 मार्क्स को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजी, प्रीवियस ईयर का डिस्कशन, जिससे कम पढ़ाई के बाद भी फोकस्ड पढ़ाई आप लोग कर पाए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाए, एडिशनल वर्ड्स को पहचान पाए, उसकी हम लोग आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर 2025 से लेकर 20 तक सारे पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आईआर के क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा, करंट अफेयर की क्लास भी मैं आपकी कराऊंगा, ताकि इस साल जो भी बच्चे प्रीलिम्स देने जा रहे हैं वो अच्छी स्थिति में आ सके। अब हम आज 2019 का 2019 का क्वेश्चन देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे बढ़ सके। तो आइए बच्चों एनालाइज करते हैं ताकि आपका रैंक निकल सके। पॉलिटी के क्वेश्चनों का एनालाइज होगा। क्विकली चलते हैं, इंग्लिश मीडियम में हम एनालाइज करेंगे, फिर टाइम मिलेगा तो हिंदी मीडियम की तरफ भी चलेंगे। तो कौन से क्वेश्चन को हमको एनालाइज करना है बच्चों? क्वेश्चन को एनालाइज करना है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब इससे हम अपनी लर्निंग भी लेंगे, जो हम अपना लर्निंग का चार्ट बनाते आ रहे हैं उसी को हम देखेंगे भी कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो यही आ गया, इसी पैटर्न को यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी फॉलो करता है। 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो पहले पैटर्न देख लीजिए, यानी एक स्टेटमेंट गलत है कोई या तीनों ठीक है। किस पर क्वेश्चन है? एक्ट पर क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्ट पर 1 या 2 सवाल हर साल यूपीएससी पूछ रहा है आपसे। तो इट एंडेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1813। अब ध्यान से पढ़ेंगे, पैटर्न देखेंगे तो यहां 3-3 लिखा हुआ है, 2-2 भी है 2 बार और 1 भी है। क्या तो एक स्टेटमेंट गलत है या फिर सारी ठीक है। तो ज्यादातर चांस है कि एक स्टेटमेंट शायद इसमें गलत हो। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड टी एंड ट्रेड विद चाइना। हाँ जी, हम ये पढ़ते हैं, बिल्कुल आपको लक्ष्मीकांत में ये मिलेगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा, स्पेक्ट्रम में भी पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट सही हो गया, आपकी जहां सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट लिखी है वो आपकी सही नहीं है। ये हमको समझ में आ गया, सेकंड और थर्ड हमारी सही नहीं है। तो पर हम ओपन रहेंगे, अभी ये स्टेटमेंट हमें अच्छे तरीके से क्या है, हमें अच्छी तरीके से पता है। इट asserted the sovereignty of British Crown over Indian territory held by the company। अब इसमें क्या लिखा है? इट asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territory held by the company। तो assert किया कि भाई हमारी सोवरेनिटी रहेगी। ठीक है, असर्टन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी स्टेटमेंट लिखी आ रही है कि भाई हमारा ही राइट है, हम ये बताने जा रहे हैं। ठीक है, पर हमें श्योरिटी नहीं आ रही है। तीसरी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया आर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहां नाउ वर्ड लिखा है, नाउ, अब। नाउ मीन्स स्टार्टेड, और जब नाउ वर्ड लिखा जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां से उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। क्या वो इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता था? द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर कंटिन्यू टू बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसका आंसर है यस। अरे हमने ये देखा है कि
पहले एक्ट से ही, रेगुलेटिंग एक्ट से ही और फिर पिट्स इंडिया एक्ट से ही पार्लियामेंट पूछने लग गई थी कि आप क्या करने लगे हो, किस तरह से कर रहे हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया था। तो ये तो बहुत पहले ही हो गया था। ये 13 में कब आया, और आपको जो एडिशनल वर्ड उसने डाला है वो क्या डाला है, नाउ। तो आपकी लर्निंग क्या है कि जब नाउ जैसे वर्ड जोड़े जा रहे हैं तो इसमें एडिशनल की फील आती है। नाउ, नाउ मीन्स इंट्रोडक्शन, फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको आपको याद रखना है। अब आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी कि ये वर्ड ऐड किया गया है। अब आप इसको काट दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यूपीएससी ने भी अपनी आंसर शीट में ए ही आंसर माना है, क्योंकि यहां नाउ से ऐड किया गया है। जो दूसरे तरह की स्टेटमेंट है वो कैसे लिखी जाती है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ समझे होंगे कि ये जरूरी टॉपिक है, नाउ बनाकर चीजों को ऐड किया गया है। अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, इस पे आपको ध्यान देना होगा। फिर 45 नंबर से क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसको जरा ठीक से पढ़िए। क्या कह रहा है, द, पहले फॉर्मेट देख लीजिए। वही फॉर्मेट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 44th अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले भी हमने देखा ये फॉर्मेट आया है जहां अमेंडमेंट पे सवाल पूछे, प्रीवियस अमेंडमेंट पे सवाल पूछे। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड बाय एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशियल रिव्यू को बाहर निकाल दिया गया। किसने निकाला था, इंदिरा गांधी जी ने निकाला था। इंदिरा गांधी जी ने कौन सा चेंज किया था, 42nd अमेंडमेंट किया था। अब लर्निंग क्या है कि वो रिप्लेस कर देता है अमेंडमेंट्स को, यानी जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। हमारी लर्निंग ये है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और कोई रीसेंट अमेंडमेंट हो। हमने वाया वंदना वुमेन रिजर्वेशन में भी ये देखा था। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हों और रीसेंट अमेंडमेंट्स हों तो इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो यहां 44th गलत है, सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दिया, सेकंड कर देता तो सही हो जाता। अब ये हमको पहचानना है, बाकी स्टेटमेंट सही लिखी गई है लेकिन यहां ये होना चाहिए था रॉन्ग। और मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेटमेंट को कई बार रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करता है, खेल खेलता है। अब सेकंड स्टेटमेंट को आप देखिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन, फिर ये एक्ट आ गया 99th अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लर्निंग क्या है, जो भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर डिस्प्यूट है वो आपको करंट अफेयर से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप अच्छी स्थिति में पहुंच पाएंगे। यू शुड प्रिपेयर दिस फैक्ट। इस फैक्ट को आपको क्या करना चाहिए बच्चों, देखना चाहिए। एज बीइंग वायलेटेड द इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी। तो ये क्या है, एनजेएसी का केस था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फायदा लेकर हटा दिया। तो हमारी लर्निंग क्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस हैं वो हमें आने चाहिए। दिस इज आवर लर्निंग। क्वेश्चन हमारा निकल गया, बी विल बी दी आंसर। ठीक है, आगे चलिए।
अब जरा 46 को हम देखते हैं कि 46 में क्या लिखा हुआ है। 46 बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इसलिए इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। 4 स्टेटमेंट लिखी है और शायद नीचे भी कुछ लिखा हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहली स्टेटमेंट आपको नहीं आ रही है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी लर्निंग है, आपको पता है। पहले फॉर्मेट को समझने का प्रयास कीजिए। 4 स्टेटमेंट में ये फॉर्मेट दे रखा है, जहां 2 बार 4, 3 बार 3, 2 केवल 1 बार आया है। यानी इस तरह के कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन दे दे तो आपके उसको राइट करने की बहुत संभावना है, क्योंकि चांसेस ये है कि 2 स्टेटमेंट गलत हो या 3 स्टेटमेंट गलत हो, इसको मान लें तो, और यहां 1 स्टेटमेंट सेकंड गलत हो। तो ये फॉर्मेट कह रहा है आप पहले सेकंड को देखिए, या तो ये सही है या गलत है, या एक्सट्रीम वर्ड को देखिए। अब एक्सट्रीम वर्ड को हम पहले ही पकड़ते हैं, फिर इसको एनालाइज करेंगे। ये हमारे पुराने वर्ड्स हैं जो हमें देखने हैं। ठीक है, अब जरा हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। The motion to impeach a judge of a Supreme Court cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में लिखा है कि कोई भी अगर मोशन आता है तो वो क्या नहीं होगा, स्पीकर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। जबकि हमने पढ़ा है कि स्पीकर उसको रिजेक्ट कर सकता है। और इस साल का भी केस है, कौन सा? जसवंत सिंह केस। यशवंत हाई कोर्ट के जज थे, उनका मोशन एक्सेप्ट हो गया था, पहले कईयों का रिजेक्ट भी हो गया है। तो और ये जो एक्ट है, वंस द मोशन इज एक्सेप्टेड, तब ये जज इंक्वायरी एक्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग की इंक्वायरी में काम आता है। तो ऐसा कहीं नहीं दिया है। यहां कैन नॉट भी गलत दे रखा है और ये भी गलत दे रखा है, क्योंकि ये प्रोविजन कहां दिया है? ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। तो अब यहां हमारी लर्निंग क्या है कि एक तो एक्ट का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, कैन और कैन नॉट पता होना चाहिए, और ये हमें आसानी से बात पता है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन याद है तो आपका ये सवाल बन जाएगा। चलो, पहला रॉन्ग हो गया, हमको यूपीएससी का हिंट समझ में आ गया। पहला ही गलत हो गया, तो अब तीसरा सही होना चाहिए, और क्या दूसरा तो गलत होना ही चाहिए, क्योंकि बी और सी में नहीं है। पर हम पहले पे भी अभी ओपन रहिए, सेकंड को पढ़िए, इससे और क्लियर ही हो जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंड एंड गिव द डिटेल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूट कैपेसिटी एंड प्रूवन मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने कई बार देखा है जहां डिफाइन आता है, यू कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर पाता कि इनकैपेसिटी क्या है, पूरा प्रूवन बिहेवियर क्या है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस में है। यहां 2 गलती लिखी गई, एक तो डिफाइन और एक व्हाट कॉन्स्टिट्यूट। ये तो कहां लिखा है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट के केसेस में डिफाइन हुआ है, तभी तो केस जाता है, तभी तो इंक्वायरी पड़ती है। अब यहां वर्ड कितने गलत हुए हैं? डिफाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर पाता, वहां तो मेयरली प्रोविजन लिखे गए हैं। और ये ग्रे एरिया इसीलिए हो जाता है, क्या हो जाता है? ग्रे एरिया, और सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। तो यहां हमने पढ़ के ही पता लगा दिया, ये 2 वर्ड अटकाए हुए हैं।
तो दो तो पहले ही गलत था, ये श्योर भी हो गया। अब आइए थर्ड सही है हमारा और फोर्थ पे हमें चेक करना है। द डिटेल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर इंडिया आर गिवन इन सुप्रीम जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये बिल्कुल ठीक है, यहीं पर है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कुछ भी हम पढ़ रहे हैं कि उसका लॉ कहां से आता है, ये हमको क्या होना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दिस, ये हमें पता होना चाहिए। थर्ड सही है। इफ द मोशन ऑफ इंपीचमेंट of a judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total member of that house, and दो ही तरह का होता है, but not less than 2/3 of total member present and voting। यही स्टेटमेंट है स्पेशल मेजोरिटी की, ये एकदम ठीक लगी हुई है। अगर उसको चेंज करना होता तो यहां ओनली लिखता, कुछ लिखता, इसको क्या लिखता, 1/3 लिख देता या 3/4 लिख देता या कहता ओनली 1 हाउस, तो ये रॉन्ग होती है। बिल्कुल एज इट इज हम बेयर एक्ट लक्ष्मीकांत में ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देख लीजिए, आप आइडेंटिफाई कर पाए, या तो दो गलत आइडेंटिफाई कर लीजिए या दो सही आइडेंटिफाई कर लीजिए, या तो आपका आंसर निकलकर सामने आ जाएगा। बट क्या है, हमें हर चीज का बैकग्राउंड क्या है ये पता होना चाहिए। आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। पैटर्न हमको समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिए, बड़ा इजी सवाल है। किसके ऊपर है, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 47। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी शेड्यूल हैं, और ये हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारी लर्निंग भी थी। क्या लर्निंग थी बच्चों, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाला चैप्टर, अमेंडमेंट वाला चैप्टर, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये देखिए, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर। ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस 9th शेड्यूल से क्वेश्चन आए, तो प्लीज 9th शेड्यूल को आप क्या कीजिएगा, 9th शेड्यूल को आप डिटेल से पढ़िएगा, इसके अमेंडमेंट पे को पढ़िएगा, और कौन से पार्ट को पढ़िएगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाले चैप्टर को आप पढ़िएगा। तो कहां किसके बार पे आए थे, सबसे पहला अमेंडमेंट यही हुआ था, जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब क्या है, आपको प्राइम मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए, तो आपका सवाल आसानी से बनेगा। चलिए, ये तो आसान सवाल था, जवाहरलाल नेहरू साहब ही क्या लाए थे, पहला वो लेकर आए थे। अब इसको भी पढ़ लेते हैं। 50, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर शेड्यूल पूछ रहा है। ये रिपीट सवाल है, ये थीम ही रिपीट है। कई बार हमने पहले भी देखी, ये थीम रिपीट हो चुकी है, इसीलिए इस थीम को पकड़ के रखना है। अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट लैंड। इसको हमने देखा था कि अगर कोई 5th शेड्यूल में आ जाएगा, आप देखिएगा क्वेश्चनों में, तो क्या होगा, वो ट्राइबल की लैंड नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ये सवाल था। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, उसी क्वेश्चन को क्या करके लिखा गया है, बदल कर लिखा गया है कि अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग डिक्लेयर नल एंड वॉइड। अब आपने पता है, ट्राइबल लैंड के लिए जल जंगल जमीन लैंड, उनके फॉरेस्ट, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए 5th शेड्यूल है।
9 शेड्यूल यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। 12 शेड्यूल में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 3rd शेड्यूल में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां तो बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। 5th शेड्यूल इस पे है, इसीलिए बेटा 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल को आप प्लीज याद करके जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़िए। ये वाला सवाल आप देखिए 48 49। 48 में क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये तो वैसे इकोनॉमिक्स का है, पर चलो मैं आपको करा देता हूं। क्या फॉर्मेट है? 3 2 बार लिखा है और 2 2 बार लिखा है। सेक्स 3 टाइम्स रिपीट है, 2 टाइम्स रिपीट है। तो 2 और 3rd को पढ़ सकते हैं, ये भी 2nd को पढ़ सकते हैं। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड द कोल मीट शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। तो कोल, बट नाउ हम सेल्फ सफिशिएंट है कोल प्रोडक्शन में। हमें पता नहीं ऑनेस्टली कि हम हैं कि नहीं। वैसे हमें पता है कि हम नहीं हैं, हम अच्छी क्वालिटी का कोल हमारे पास नहीं मिलता है। नाउ अब ये फिर फंसाया गया, पर हम ओपन है अभी। नाउ द कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड ऑन लॉटरी बेसिस। बोल रहा है कि लॉटरी डालते हैं हम, जिस कंपनी की निकल आती है उस पे हम करते हैं। बताइए, इतने सारे सिस्टम हमने देखे, नाव और लॉटरी क्यों होगा? कोई ना कोई तो सिस्टम होगा, और यहां नाव लिख रहा है। अब बेचे जाते हैं लॉटरी पर, पहले आओ पहले पाओ। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत। यहां पर भी हम अभी भी हाई क्वालिटी का कोल इंपोर्ट करते हैं, ये हमको पता है। और ये बट नाउ इसको गलत बताता है, रिसेंटली इसको गलत बताता है। जहां ये इस तरह के वर्ड लिखे, बट नाउ, रिसेंटली, नाउ, बट नाउ, रिसेंटली, ये सब स्टेटमेंट अधिकतर गलत होते। कुछ बार ये सही भी होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, कुछ बार ये सही भी हो सकती है। ये भी गलत हो गया, ये भी। अब ये हमें पता है, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, पहले कोल प्राइवेट था, और किसने किया था? इंदिरा गांधी। यहां पर देख लो, फिर पॉलिटी में व्यक्ति का नाम, पीएम और डेट्स आर इंपॉर्टेंट। ये बच्चे बाद में रियलाइज करते हैं, आप रियलाइज कर लीजिए, सवाल सही हो जाएगा। 1 ओनली इसका आंसर है। अब एक ही क्वेश्चन हमारा बाकी है, इसको जरा डिटेल में देखते हैं, इसका पैटर्न पकड़ते हैं। पहले पैटर्न देखिए, आसान पैटर्न्स हैं ये, अब तो डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, पहले सवाल सही होते थे। पैटर्न पकड़िए। क्या पैटर्न है? अब यहां एक खाली सही दिया है। द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, यानी एक्ट हमें पता होना चाहिए, एक्ट पे ही सवाल पूछता है। ये हमारी लर्निंग है। एग्जेम्प्टेड सेवरल पोस्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, ये चर्चा में रहता है, केस चलता है, इसीलिए इसके ऊपर, इसीलिए ये किसमें रहता है? चर्चा में भी रहता है। तो हमें पता नहीं, इसीलिए पहले पे आपको ओपन रहना चाहिए, क्योंकि वो जब लॉ पता हो, ओपन रहे पहले स्टेटमेंट में। द अबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। अब ये हमारी लर्निंग है, ये हमने डिलिमिटेशन में भी देखा कि कितनी बार अमेंडमेंट हुई है किसी एक्ट में, ये यूपीएससी पूछता है। हाउ मेनी टाइम्स इट इज अमेंडेड, ये लर्निंग है, इसको आप नोट कीजिएगा जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं। द टर्म
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेल डिफाइंड, अरे वेल डिफाइंड होता कॉन्स्टिट्यूशन में तो केसेस ही क्यों होते, इतने सारे केसेस हुए हैं क्यों होते। तो अगर आप ये वेल डिफाइंड को ही देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं है, ये हमने कई केसों में देखा है। अनटचेबिलिटी हमने देखा है, माइनॉरिटी हमने देखा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने देखा है, तभी तो क्या बनते हैं ये क्वेश्चन। और आपने देखा है इस फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट भी क्या है, ये फॉर्मेट डिफाइंड वाला कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर ये स्टेटमेंट क्या होती हैं, गलत होती हैं। और वेरी वेल लगा दिया तो एक्सट्रीम वर्ड है, वेल डिफाइंड, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आपको फर्स्ट पता हो या ना हो। यूपीएससी एक काटते ही आपको आंसर दे रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आप चाहें तो गूगल पे जाके इसको चेक करिएगा, यही आपको आंसर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर आप सही अप्रोच से जाते हैं तो आपका सवाल होना तय है। अब आइए और कुछ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है, दो पार्ट्स में है सवाल। क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, 42, इसको जरा हम देखते हैं। With the reference of Constitution of India, prohibit or limitation for provision for contained in ordinary law cannot act as a provision limitation on the constitutional power of Article 142 किसकी पावर। अब ये 142 के ऊपर पूछा है, यानी आपको डायरेक्ट आर्टिकल पता होना चाहिए। ये हम कई बार देखते आ रहे हैं कि ऑर्डिनरी लॉ लिमिट नहीं कर सकते, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है किसके अंदर, 142 के अंदर जो पावर दी गई। अब मान लीजिए आपको आर्टिकल 144 के 142 के बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या क्या पैटर्न है, सिंपली मीनिंग पर सवाल है। यानी अगर आप तीन स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दें, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख लें, तो आप क्लोज पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं ये इस सवाल को आपको कैसे हिट करना पड़ेगा। इस सवाल को आपको हिट करना होगा किस पर, स्टेटमेंट रीड कर करके। तीन स्टेटमेंट तो गलत होंगे, इसको देखिए। द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया while discharging its duty cannot be challenged in any court। बताओ, कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई भी काम करता है तो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई भी डिसीजन लेता है, अरे दुनिया भर के डिसीजन हैं, उसके हर डिसीजन को चैलेंज किया जाता है इलेक्शन कमीशन। अभी तो किसको चैलेंज किया जा रहा है, अभी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी उसी को चैलेंज किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट कैसी हो गई, रॉन्ग। हम इसके बारे में क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अब तीन स्टेटमेंट और हैं, क्या इससे कुछ बन रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कॉन्सेंट्रेट इन एक्सरसाइज ऑफ इस पावर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट के पर बनता है उससे बंधी हुई नहीं है सुप्रीम कोर्ट, ये कह रहा है। हमें पता नहीं 144 142 इसी पर है या नहीं, तो हम क्या हो जाएंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे, अभी हमें पता नहीं। इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द कौंसल फ्रॉम द कैबिनेट।
बोला है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर चल रहे हैं तो क्या होगा, बिना कैबिनेट के कंसल्ट किए कर सकता है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत लिखी है। स्टेट legislator cannot make a law on certain matter without concurrence of union government, कि कुछ मामलों में उसको यूनियन लेजिस्लेचर की क्या लेनी पड़ती है, कंकरेंस लेनी पड़ती है। क्यों कंकरेंस लेनी पड़ेगी यूनियन लेजिस्लेचर की? अगर उसको चीजें लेनी, प्रोविजन बनाया कि प्रेसिडेंट देखेगा उसको, उसकी प्रायर, अगर इंटर स्टेट का कोई लफड़ा है, इंटर स्टेट का कोई मैटर है, तो वो उसको देखेगा। लेकिन कंकरेंस क्या होता है? पर चलो मान भी लिया जाए, तो बी और सी, बी और डी में आपका एक क्लैश है। इसका आंसर बी है। यूनियन लेजिस्लेचर से कंकरेंस क्यों लेनी पड़ेगी? वो भी कानून बना सकता है, वो भी कानून बना सकता है। प्रिवेल करेंगे किसका कानून? प्रिवेल करेगा कानून स्टेट का, स्टेट का नहीं, यूनियन का। और मान लो कुछ मामलों में कंकरेंस ली भी जा सके, तो भी आप इन दोनों में से इलिमिनेट करके सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ सकते हैं। पर दो स्टेटमेंट तो हम काट ही देखे। मैं आपको पैटर्न में काटना सिखा रहा हूं। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। किसका है फॉर्मेट? क्या है फॉर्मेट? बड़ा आसान है। क्या है? 1 2 बोथ 2 and 1 with the reference of legislature assembly of the state consider the following statement। तो ये बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इन इंडिया की। द गवर्नर के मेक अ कस्टमरी एड्रेस। अब इस पर आपको क्या हो जाना है, एकदम सचेत हो जाना है कि कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। नहीं जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, हमने पहले भी देखा है, ये राष्ट्रपति में ही पूछा गया है। लर्निंग क्या आ रही है हमारी? हमारी लर्निंग ये आ रही है बच्चों, ये पता करना हर चीज का कि ये कहां दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या कहां दिया है? ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर हम पता लगा लें तो हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कहां दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। कौन सा एक्ट? अभी मैं आपको बताता हूं। स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट हैव अ रूल when a state legislature does not have the rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। कि भाई पता नहीं लग रहा है कि हम इस चीज को कैसे देखें, तो लोकसभा में जो रूल बुक है उसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, ये तो अपने बड़े भाई की, या बड़े भाई की क्यों, दूसरी पार्टी की हम कर सकते हैं, है ना? तो ये ठीक नजर आती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक बार जरा देख लिया जाए, क्या लिखा है फर्स्ट। ये देखिए आर्टिकल 176, द गवर्नर एड्रेस टू द स्टेट लेजिस्लेचर मैंडेटेड बाय आर्टिकल 176 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the formal speech delivered at the start of the first session of each year and after general assembly। Journal
इलेक्शंस, ये देखिए दे रखा है, उसको क्या करना है, दोनों को एड्रेस करना है फर्स्ट सेशन। यहां क्या लिखा है, मस्ट, तो भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ है, कस्टमरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। यहां कस्टमरी लिखा है तो ये गलत हो गया और आंसर बन गया बी। लेकिन यूपीएससी की में आंसर सी दे रखा है बच्चों, तो पता नहीं, हो सकता है ये आंसर रॉन्ग हो, डेटा तो यही कह रहा है। पर हमारी लर्निंग क्या है, हमें आर्टिकल्स क्या होने चाहिए, हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए। दिस इज आवर लर्निंग। ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी लर्निंग है कि हमें आर्टिकल्स पता होने चाहिए। क्लियर हुई ये बात, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़िए, और कस्टमरी है या नहीं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी चर्चा में था, इसीलिए सवाल पूछा गया है। कौन सा, 55 क्या कहता है, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में कोई चेंज किया गया है। द फॉरेस्ट ड्वेलर हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ऑन द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पर मतलब जंगल के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है, उनके एग्रीकल्चर की जमीन नहीं है, उस पर उनको गिराने का अधिकार होगा, काटना, वो भी राइट टू फेल बैम्बू। भाई काटने का अधिकार फॉरेस्ट वाले इलाके में तो नहीं होगा, अगर उनका कहीं ट्रेडिशनल राइट है तो वहां उन्हें क्या करने का अधिकार हो सकता है, ग्रो करने का अधिकार हो सकता है, और यही चेंज में लिखा था। और यहां पर फॉरेस्ट एरिया लिख दिया, इसीलिए स्टेटमेंट घंटी बजती है कि सही नहीं लगी लिखी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। अब फॉर्मेट क्या है, 3 स्टेटमेंट में 3B केवल सही दे रखा है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट गलत है। अब हमने पहले ही देख लिया कि ये कह रहे हैं फॉरेस्ट लैंड पे कुछ भी नहीं काटा जा सकता, बेटा ये याद रखना, उगाना हो सकता है पर काटना कैसे होगा, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया बच्चों। अब आगे देखिए आप, ये 2 स्टेटमेंट हम और पढ़ेंगे। As per schedule areas and other traditional forest dweller right, recognition of Forest Act 2006, bamboo is a minor forest produce. ठीक है, the scheduled tribes and other traditional forest right, forest dweller recognition of Forest Right Act 2006 allow ownership of minor produce to the forest dweller। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि माइनर प्रोड्यूस है तो क्या कर सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है बच्चा, ठीक है। सेकंड भी ठीक है, माइनर फॉरेस्ट अगर कोई है तो वहां फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट में उसको मानते। अब सवाल यही सबक में आ रहा है कि
कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट्स हो उसके बैकग्राउंड्स के एक्ट्स आपको मालूम है, फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्ट आपको मालूम है तो आप सवाल बना पाएंगे। यहां आंसर बी है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर वही कोई नया चेंज आया हो तो कौन से आर्टिकल में है और आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ इंडिया सेव गार्ड वन राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। बड़ा आसान है ये तो। चॉइस जो होती है वो क्या होती है, आर्टिकल 21 में होती है किसी भी चॉइस की वो क्या फूड हो उसका, क्या उसका क्लोथ हो, किससे वो मैरी करे। और ये केस हुआ था हार्दिया केस। यानी हमारी लर्निंग क्या है, अगर कोई रीसेंट केस हुआ है, क्या है बच्चों, अगर कोई रीसेंट केस हुआ है तो आपके लिए क्या है वो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप क्या करें उसको देखें, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या हुआ, बाकी आर्टिकल 19 और कोई रीसेंट अमेंडमेंट हो रहा है या कोई रीसेंट न्यूज आ रही है तो वो आपको आर्टिकल करंट अफेयर में पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन है हम देखते हैं नीचे। तो आप, हाँ ये एक 69 है, इस ये क्या है, 69 एक क्वेश्चन है और 66 एक क्वेश्चन है। तो चलिए पहले 66 को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ठीक से पढ़ेंगे। 4 स्टेटमेंट है और ये भी अपना किस पर बेस है, बैकग्राउंड पर बेस है। विच of the following suggests that governor should be an eminent person outside the state and should be detached, figure out with intense political link, should not have taken part in politics in recent past। तो हमारे यहाँ सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को सही बनाने के लिए बोला गया था कि बाहर से हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं दे रखा है। तो हमारे यहाँ एक ही कमेटी है जो सेंटर स्टेट कमीशन को लेकर बनी थी, स्टेट को लेकर बनी थी, सरकारिया। अब आपको इसकी डेट याद होनी चाहिए। राजमन्नार भी बनी थी पर ये प्राइवेट थी, तमिलनाडु ने इसको बनाया था। ये यूनियन में बनी थी। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया था 1966 में, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनल वर्किंग परमिशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया था 2000 में, वेंकट चलैया के उसमें। ये यानी जितनी भी कमेटीज हैं ये आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए थॉरोली। यही तो बोल रहा है कि आप कमेटी का प्रोविजन याद करिए, तो जितनी भी कमेटीज हैं उनकी डेट आप याद रखिए, बेसिक उसमें क्या आया था ये भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कौन सा सवाल है, 69। अब वही फॉर्मेट है, 5 स्टेटमेंट दे रखी हैं, तो अगर आप 5 या 4 में से किसी को काट दें तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे देखा कीजिए, और या तो 2 स्टेटमेंट कटेंगी या 3 स्टेटमेंट कटेंगी। अब ये क्या है, लॉजिकल रीजनिंग से आप इस सवाल को हिट कर सकते हैं। किससे,
लॉजिकल रीजनिंग से। अब पहले सवाल को ढंग से पढ़ना है, यही बेसिक चीज होती है। क्या लिखा है? इन इंडिया फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर। कौन कौन से रिव्यू कर सकते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटर को इन दी सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो ये जो रेगुलेटर हैं इनको भी कोई रिव्यू कर सकता है क्या? अब यहां 5 चीजें दी गई, तो ये जान लीजिए कि कौन नहीं कर सकता। तो हमको ये पता है कि नीति आयोग एडवाइजरी बॉडी है। ये वर्ड देखिए, रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? आओ किसी भी चीज की आप असेसमेंट करो। रिव्यू करने का अधिकार होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो उससे बड़ी अथॉरिटी हो। इस वर्ड से आपको पता लग जाएगा। रिव्यू अगर लिखा हो, एडवाइस कौन कौन कर सकता है? एडवाइस कौन कौन कर सकता है? रिव्यू कौन कौन कर सकता है? तो रिव्यू हमेशा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही करती है। तो आप देखिए, आप नीति आयोग को आप आउटराइटली काट सकते हो। पहले से नहीं पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगी। और हम किसको काट सकते हैं? फाइनेंस कमीशन का काम होता है पैसा देना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसको भी आप काट सकते हो। इसका रोल ही अलग है। ये तो सेंटर स्टेट के इसको बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एडवाइस करता है। तो उसने 2 बॉडी एडवाइजरी डाल दी, तो 3 कट गया। 3 कटते ही आपका आंसर आ गया 1 और 2। क्या बात कर रहे हो? अगर कोई स्टैंडिंग कमेटी है तो वो तो करेगी ही करेगी पार्लियामेंट से रिलेटेड। अगर वो टेली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम की स्टैंडिंग, तो वो रिव्यू कर लेगी कि रेगुलेटर कैसा काम कर रहे हैं। एडहॉक कमेटी अगर बनी है, एडहॉक कमेटी सेटअप फॉर दी पार्लियामेंट, ये भी क्या कर देगी? रेगुलेट कर देगी। तो 1 और 2, 1 2 3 नहीं दे रखा है, तो हमें इस ऑप्शन 1 2 4 नहीं दे रखा है, 4th नहीं दे रखा है, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव कमीशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये तो रिफॉर्म सुझाता है। पर रिव्यू करने का काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होता है। डिस्कस पार्लियामेंट में हो सकता है, डिस्कस नीति आयोग में भी हो सकता है, लेकिन रिव्यू करना, तो आंसर 1 और 2 बनेगा। आप समझ में आया 1 और 2 का क्यों बनेगा? 2 आंसर में रहना ही चाहिए। 2 यहां है और यहां है, और 2 के साथ नीति आयोग नहीं जाएगा। और कोई किसी मसले को लेकर एडहॉक कमेटी बना दी, तो एडहॉक कमेटी बनती ही उस परिप्रेक्ष्य में है कि उसके कामों की समीक्षा की जाए, रिव्यू किया जाए। ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। कोई और क्वेश्चन है क्या? तो आपने देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि अगर हम स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ें तो हम आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है यहां पर, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। ये देखिए, हाई कोर्ट का एक क्वेश्चन, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। वही फॉर्मेट है, 1 2 2, बोथ 1 एंड बोथ 2। विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अब नो लिखा है, एनी लिखा है, कैन नॉट लिखा है। अब हमने देखा है ये थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने वाले सेगमेंट होते हैं।
नो हाई कोर्ट shall have a jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid। कि हाई कोर्ट सेंट्रल के लॉ को देख ही नहीं सकता, जबकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक किसमें करते हैं, हायरार्की में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं, हायरार्की में काम करते हैं, और उन्हें देखने का ये क्या है, पूरा राइट है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट के लॉ को भी वो करता है और ये सेंटर को भी करते हैं, और दोनों भी कॉन्स्टिट्यूशन को मैटर्स को देखने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये गलत हो गया जी। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उस पर कोई भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। क्या है, कैसी स्टेटमेंट है ये? अरे वो तो चेक करता ही है कि ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के खिलाफ तो नहीं जा रहा, कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना मेरा काम है, उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जो बातें दी गई हैं उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, फंडामेंटल राइट्स में नहीं जा रहा। तो ये कैन नॉट, यहां होना चाहिए था कैन। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी कॉल्ड इनटू द क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट शुरू। ठीक है, सेकंड भी गलत, पहली भी गलत, यानी इसका आंसर बनेगा डी। तो आप देखो इस क्वेश्चन से हमको क्या पता चला, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप अपना माइंड कैसे रखेंगे, ओपन करने के लिए चलेंगे तो आप सवाल निकाल सकते हैं। एक और सवाल है 85, इसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, फिर भी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। क्या सवाल कह रहा है बच्चों? सवाल बड़ी सीधी सी बात कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी के बारे में बताइए, विच वन ऑफ दी वुड एक्सेप्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, पॉलिटी की बात कर, कि वे लिबर्टी किसको कहते हैं। इससे हमारी लर्निंग क्या है, जितने भी पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में दिए गए हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। अब इस तरह के में या तो 3 गलत चुन लो, इररेलीवेंट या जिसमें इंफॉर्मेशन ऐड की गई है उसको पता कर लो, तो आपका सवाल निकल जाएगा। अब गलत ढूंढते हैं, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। कभी ऐसा होता है डू वट एवर? नहीं भाई, लिबर्टी पर रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, लिबर्टी की ये भी मीनिंग होती है, कह सकते हैं कि लिबर्टी वही है जो प्रोटेक्शन मिले, पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। अब्सेंट ऑफ रिसेंट, हाँ जी ये नेगेटिव लिबर्टी है, डेफिनेशन ही इसकी ये है नेगेटिव लिबर्टी की। और नीचे वाली अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ, कि अपने आप को कोई फुल्ली डेवलप कर सके, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। कैसी लिबर्टी है? पॉजिटिव लिबर्टी। अब यूपीएससी ने दोनों लिबर्टी डाल दी कायदे से, तो या तो ये डालना था या ये डालना था। ये पहले आई थी जब लिबरलिज्म आ रहा था और मोनार्की किंग को जाना था। पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट कब आया? लेटर आया, पर इसके अंदर एक सीड अपने आप को ट्री में अपनी ट्रू पोटेंशियल को निकाल सके, ये उसके बारे में। यहां स्टेट को कुछ करना पड़ता है, तो यूपीएससी ने इसका डी माना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट लेटर वाला है, और आप भी इसको डी मार सकते हैं। हमारी लर्निंग क्या है, आपको डेफिनेशंस बेसिक
पॉलिटी के पता होने चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक पॉलिटी के पता होने चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा हो गया और कोई क्वेश्चन इसमें पॉलिटी का नहीं है। जल्दी ही मैं आईआर की भी क्लासेस आपके लिए बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपको देखते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। सरस्वती माता की जो कृपा है, आप लोग क्या क्या रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। इस साल आपका प्रीलिम्स निकले, स्टेट के एग्जाम निकले, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। तो थैंक यू वेरी मच, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।